बाइट करा है इंडिया के सबसे बड़े, वन ऑफ द लीडिंग CoinDCX, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, उसके फाउंडर सुमित गुप्ता जी। तो सुमित गुप्ता से आज अब हम बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में। ये जो दो वर्ग है, रियलिटी क्या है क्रिप्टो की। और आज जब मैं बात करूंगा आपसे सुमित सर, मेरी अजम्पशन ये रहेगा, जो हमें जो देखने वाले हैं, मेरी क्रिप्टो की नॉलेज को आज मैं साइड करने वाला हूँ पूरी तरीके से। मैं एक बिगनर बन के बैठा हूँ आपके सामने, जहाँ मुझे क्रिप्टो का सी भी नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो समझना चाहते हैं क्रिप्टो को वैसे ही समझेंगे अगर मैं उनका सवाल ले पाऊंगा तो। ठीक है, रेडी हो? मज़े में? ठीक है। तो बैंगलोर से नोएडा का सफ़र कैसा रहा? अच्छा, काफ़ी अच्छा। मज़ा है? मस्त। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जी। मैं एकदम दागता हूँ आप पर। देखो, जहाँ फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, एसेट एलोकेशन की बात आती है, वहाँ आदमी क्रिप्टो को शायद ही कंसिडर करता है आज के समय में। आपको क्या लगता है, एज एन एसेट एलोकेशन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट के ये बराबर एक जैसा ही है या अलग है? क्या अलग है, अगर अलग है तो? सागर जी, आई थिंक पहली बात तो क्रिप्टो एक नया एसेट क्लास है। 2009 में पहला बिटकॉइन का ब्लॉक माइन हुआ था, तो रफली 15-16 साल हो चुके हैं। और इस एसेट क्लास में एलोकेशन बिल्कुल बनता है, करना चाहिए। आइडियल पोर्टफोलियो, एक आइडियल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्रिप्टो ज़रूर होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जितने भी लोग एडवांस, लाइक सोफिस्टिकेटेड, और जो लोग ग्लोबल मार्केट समझते हैं, मुझे लग रहा है उन लोगों ने भी चालू कर दिया, इंक्लूडिंग बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेस, कॉर्पोरेट ट्रेजरीज, लोग करने लगे हैं ऑलरेडी। यूएस में ज़्यादा करने लगे, इंडिया में बहुत अभी पीछे हैं, बट धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, हम भी देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। मेरे को लगता है कि ज़्यादा वो सेम गेम है, बस मार्केट नया है। तो मेरे मन में कई बार सवाल ये आता है कि हम जब एक्सचेंजेस की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में BSE, NSE जैसे एक्सचेंजेस हैं, उनको रेगुलेट करती है SEBI। यहाँ पर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हम देखते हैं, CoinDCX है, ये भी और अलग हैं। यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ही ट्रेड होता है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ही इन्वेस्टिंग होती है। वहाँ एक्सचेंज पर इंटरेक्ट नहीं करता रिटेलर्स, वो ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज पर इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ तो सीधा एक्सचेंज पर ही कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? कोई ब्रोकर नहीं है या इनको रेगुलेट करने वाला भी अभी तक कोई नहीं आया है? तो देखिए, मार्केट डायनेमिक्स अलग अलग हैं। हाँ। तो जैसे आपने देखा होगा, अगेन मैंने जो पढ़ा है और लोगों से सीखा है कि स्टॉक मार्केट की एक अलग अपनी जर्नी रही है। पहले ब्रोकर्स होते थे, पेड़ के नीचे वो ट्रेड वगैरह लेते थे, पंच करते, तो पहले ब्रोकर सिस्टम में आए, फिर एक्सचेंज ने आके उसको ऑटोमेट किया, राइट, ऑर्डर मैचिंग इंजन बनाया और सारी टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको बहुत एफिशिएंट बनाया। तो वो मार्केट ऐसा बनाया, तो ब्रोकर उसका पार्ट रहे हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ। जो एक्सचेंज की दुनिया है, क्रिप्टो एक्सचेंज, जो काफ़ी टेक फर्स्ट है, तो वहाँ पे आपने सिस्टम्स ही ऐसे बनाए हैं कि वो एक्सचेंज अकेला लाखों करोड़ों लोगों को हैंडल कर सकता है। तो ब्रोकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे रेगुलेशन आएंगे, वैसे वैसे क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर भी जो मार्केट डायनेमिक्स स्टॉक मार्केट में होते हैं, वो यहाँ पे धीरे धीरे रूप लेंगे, चीज़ें आएंगी। जैसे जैसे रेगुलेशंस इवॉल्व होते जाएंगे ग्लोबली, पूरी दुनिया भर में स्टॉक मार्केट में एक्सचेंजेस और ब्रोकर वाला मार्केट स्ट्रक्चर है। दुनिया में अगर आप देखेंगे, क्रिप्टो में एक्सचेंजेस हैं लार्जली जो डायरेक्टली कस्टमर्स को सर्व करते हैं। आप कॉइनबेस देखेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली सर्व करता है कस्टमर्स को। ब्रोकर्स होते हैं जो कॉइनबेस का इंटीग्रेटेड होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास भी बहुत सारे ब्रोकर्स लोग हैं जो हमारी API से इंटीग्रेट करते हैं, लिक्विडिटी लेते हैं और अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं। तो ऑप्शंस वो हैं, बट रेगुलेशंस के थ्रू ऐसा कुछ एनफोर्स नहीं किया है मार्केट स्ट्रक्चर। जैसे जैसे रेगुलेशन आएंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन रेगुलेशंस कैसे इवॉल्व होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर क्रिप्टो इंडस्ट्री का भी इवॉल्व होगा। तो चूंकि भी रेगुलेशंस नहीं है, हम भारत जैसे रजिस्ट्रेशन है, तो जस्ट टू क्लैरिफाई, इंडिया में क्लियर कट रेगुलेशंस और लाइसेंसिंग रिजीम अभी तक नहीं आया है। ठीक है, दूसरे देशों में आ रहा है। इंडिया में रजिस्ट्रेशन है, तो जैसे CoinDCX FIU विच इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, उसमें रजिस्टर्ड एक्सचेंज है। मतलब हमें बहुत सारे कंप्लायंसेस जो FIU इन्फोर्स करता है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो वी आर स्टिल रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FIU, बट लाइसेंसिंग के साइड में अभी काम हो रहा है और इवॉल्व हो रही है चीज़ें। रेगुलेशंस और लाइसेंसिंग ना होने का मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, लाइसेंसिंग मतलब ये होना कि आपने लाइसेंस ले रखा है क्रिप्टो एक्सचेंज चला, जैसे फॉर एग्जांपल NSE है, राइट, NSE है या ग्रो वगैरह, ये लोग ब्रोकर्स हैं, वो लोग एक्सचेंजेस के साथ काम करते हैं और ये लोगों ने SEBI से अप्रूवल ले रखा है कि हम लोग कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं यहाँ पे, और उसमें मल्टीपल अप्रूवल्स हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे सिर्फ एक ही अप्रूवल है, ठीक है। और इंडिया में भी रेगुलेशंस
कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो अभी बन रही है। जब ये पूरा बन जाएगा तो गवर्नमेंट, तो मेरे को लगता है जो अभी करंट रजिस्ट्रेशन है वही लाइसेंस में इवॉल्व होगा आने वाले समय में। ठीक है, तो मेरे को सिंपल भाषा में ये समझाइए कि हम भारत के लोग जी। कोई भी चीज़ में पैसा डालने से पहले ये चीज़ें देखते हैं कि अगर मेरे पैसे के साथ कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं किस सरकारी एंटिटी को जा करके कंप्लेन करने वाला हूँ। CoinD6 के जरिए अगर मैं क्रिप्टो में पैसा डालता हूँ अपना, तो मेरे पैसे के साथ अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो मैं किस सरकारी एंटिटी को कंप्लेन कर सकता हूँ कि मेरे पैसे के साथ कुछ हुआ है। हम एज CoinD6 हम भी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि प्लीज इसको रेगुलेट करो, लाइसेंसेस दो, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जो रेगुलेट करे, हम पे सुपरविजन रखे, जिसपे कस्टमर्स कंप्लेंट कर सके, बिकॉज उससे अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर हेल्दी बनता है। अभी उतना ज्यादा है नहीं, अभी उतना स्ट्रक्चर बहुत अर्ली स्टेजेस पे है, विच इज रजिस्ट्रेशन। FIU के साथ हम लोग रजिस्टर करते हैं, पर उसका स्कोप ना काफी लिमिटेड है। ठीक है, अभी यहाँ पे वो चीजें आना बाकी हैं, तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल के अंदर होपफुली एक रेगुलेटर होना चाहिए। ठीक है, जो सारे एक्सचेंजेस को और एनी कंपनी, नॉट जस्ट एक्सचेंजेस, एनी कंपनी जो वर्चुअल एसेट्स में या क्रिप्टो एसेट्स में डील कर रही है, अगर कस्टमर कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस अथॉरिटी के पास जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी बिजनेसेस की कि उस कंप्लेंट को आप प्रॉपर तरीके से उसका समाधान करें। ये किस अथॉरिटी, वो अथॉरिटी CoinD6 अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, नहीं, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, वो फ्यूचर में होगा। हाँ, ठीक वो है, रेगुलेशंस का पार्ट वो है, उसका एक सबसेट है कि हाँ ऐसी अथॉरिटी होगी। बट अभी क्या होता है ना, अभी ये जो एसेट क्लास नहीं है, तो अभी बहुत लोग ऑलरेडी समझ रहे हैं इसके बारे में और इस पे डिस्कशन चल रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी इस पे काम करते भी रहते हैं, डिस्कशंस भी करते रहते हैं कि प्लीज़ इसको रेगुलेट कीजिए, और सजेशंस देते रहते हैं कि हाँ ये रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर करेगी तो पूरे इंडिया के लिए, इकोसिस्टम के लिए बेहतर है। अच्छा, ऐसे में मेरा एज ए एंड यूजर एक सवाल उठता है कि आज CoinD6 भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, इंडिया का लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है इसके पास, नंबर 1 है। कल को आपका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बड़ा होना चाहिए, लेकिन एज एन एंड यूजर मुझे ख्याल आता है कि मेरा पैसा अगर CoinD6 को मैं दे रहा हूँ, क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल को भगवान ना करे CoinD6 के साथ अगर कुछ हो जाता है, जैसे इन दोनों रिसेंटली घटनाएं भी हुई हैं, बाइबिट के साथ हैक हुआ है, WazirX के साथ हैकिंग हुई, तो ऐसे में मेरे पैसे का क्या होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसके बिकॉज ये सारी रिस्क हैं, तो कस्टमर्स को ना बहुत सोच समझ के कौन से प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हो वो सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि ऐसा कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो, मतलब वो तो बेसिक चेक है। ठीक है, आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के पास मत जाओ, जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, कल को अगर वहां पे कुछ होता है तो आपके पास कुछ प्रोटेक्शन है ही नहीं, राइट। तो वो आप अवॉइड करें। जो आपके कंट्री के हैं, जो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस, उसको यूज करें, तो उससे फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आती है। तो ऐसे ना मल्टीपल चेक्स आपको देख के फिर ही आपको प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। दूसरी चीज है, ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए जहाँ पे टीम नोन है, टीम की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे लोगों को बैकग्राउंड नहीं है इस इंडस्ट्री का, बस ऐसे ही प्लेटफॉर्म चालू कर दिया। टीम नोन का मतलब? टीम नोन मतलब आपको पता होना चाहिए कौन है, कौन चला रहा है कंपनी। ओके, ऐसा नहीं कि हाँ एक पता ही नहीं है कौन इसके फाउंडर्स कौन है, पता ही नहीं है। हाँ, फेस कौन है पता ही नहीं है, टीम अलग से कभी ओपनली विजिबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम होता है, राइट। तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको पता है कि हाँ कौन फाउंडर्स हैं, टीम का कौन है, कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है, ऑफिस कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें हम लोग पब्लिकली वेबसाइट पर बताते हैं। तो उससे क्या कस्टमर्स को ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, राइट। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कि अच्छा प्लेटफॉर्म कितना ट्रांसपेरेंट है, राइट। वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप कोई प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो। ऐसी हैक वगैरह घटनाएं, देखो 100% सिक्योर्ड गारंटी कोई नहीं दे सकता। CoinD6 अभी तक पिछले 7 साल में कभी ऐसा कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ नहीं है उसके साथ। क्यों? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे Coinbase वगैरह, उस लेवल की हमने बना रखी हैं, और इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है। मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो फंड्स का एक्सेस है ना, वो कोई हैकर अंदर पहुंच ही नहीं सकता, राइट। उसके अंदर मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है। अगर पहली आपने तोड़ भी ली तो सेकंड लेवल है, सेकंड तोड़ भी ली तो थर्ड लेवल है, थर्ड भी तोड़ ली, उसके बाद भी मल्टीपल वॉल्ट्स होते हैं, और ये सारे कोल्ड वॉलेट्स होते हैं। कोल्ड वॉलेट्स मतलब वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। जब इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं होंगे तो कोई हैकर उसको लेके टच कैसे कर सकता है,
ओके सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे हैकिंग ना ऑनलाइन होती है, डिजिटल होती है. द बेस्ट वे इज यू हैव फंड्स डाइवर्सिफाइड एंड यू डू नॉट कीप लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन वन वॉलेट, एंड ऑल ऑफ दैट शुड बी नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट. तो उससे आप ऐसे बहुत सारे, और ये ना जिस भी कंपनी को इसमें आइडिया है, जैसे हमारे पास बहुत जो हमारे कंपनी के सिक्योरिटी देखते हैं, 35 लोगों की टीम है, उन्होंने काफ़ी इस इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस, उनको पता है क्या चीज़ें होती हैं, क्या लर्निंग्स हैं, कहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं. तो इसीलिए CoinDCX पिछले 7 साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. इनफैक्ट हमें लगता है कि सिक्योरिटी हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, राइट. इसीलिए इंडियन कस्टमर्स ट्रस्ट करते हैं हमें. हम लोग काफ़ी ट्रांसपेरेंट है. कुछ भी होता है, बाइबिट का हुआ तो हमने पूरा रिपोर्ट निकाला है कि ये हुआ है, ऐसे हुआ है, यहाँ पे गलती करी है, ये करते तो ये नहीं होता. तो हम लोग उस पर भी काफ़ी काम करते हैं. तो आइडिया होता है. कुछ आम आदमी को समझ में आया ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा होता है कि वो लोग, अगर आपको इंटरेस्ट है तो बहुत टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बट वो एक वॉलेट यूज करते थे, नोसिस सेफ वॉलेट. नोसिस सेफ वॉलेट में उसके सॉफ्टवेयर में एक वल्नरेबिलिटी थी, ओके, राइट. उस वल्नरेबिलिटी के अंदर जो हैकर्स थे उन लोगों ने उसको अपग्रेड कर दिया. जैसे सॉफ्टवेयर का आपने अपग्रेड किया, और उस अपग्रेड करने का अंदर जो रूल्स होते हैं वो आपने चेंज कर दिए. ठीक है, हाँ, चेंज कर दिया, आपने पैरामीटर चेंज कर दिए. उससे उस वॉलेट का एक्सेस उन हैकर्स को मिल गया, एंड फिर उन्होंने फंड्स ड्रेन कर सकते थे वो. तो उन्होंने सही टाइम देख के जब ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो, फंड्स ड्रेन कर लिए. तो अब जो वॉलेट है वो उतना सेफ नहीं निकला, उतना सेफ नहीं था. तो हम लोगों को वो वल्नरेबिलिटी हम इंडिपेंडेंटली एनालाइज करते हैं, फिर हम लोग नहीं यूज करते हैं वो चीजें. तो हम लोग बहुत ही डिफरेंट. और इसमें क्या एक्चुअली मैनुअल ट्रांसफर होता ना, कोई इंसान बैठा होता जो अप्रूव कर रहा होता, चेक्स SOP फॉलो कर रहा होता, तो ये सब नहीं होता. बिकॉज जब भी प्रोग्रामेटिक एक्सेस होता है तो वहां पे रिस्क आती है. बट जब कोई इंसान होता है जहाँ पे मैनुअल अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, आपको वीडियो कॉल पे आना पड़ता है, फिर एक कंपनी ऑथराइज करती है, 5 पार्टीज इंडिपेंडेंटली ऑथराइज करती हैं, तब ये रिस्क बहुत कम हो जाती है. तो ऐसे सारे स्टेप्स हैं, मतलब विच आर वेल नोन स्टेप्स, बड़ी बड़ी कंपनी यूज करती हैं, बट वो महंगे होते हैं. तो हम लोग हम उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं. तो इसलिए हम लोग प्रोटेक्टेड है, काफी कॉन्फिडेंट अपनी सिक्योरिटी को लेके. तो इसीलिए मतलब आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के पास जाना चाहिए जो सिक्योरिटी को सीरियसली लेता है, राइट. तो वो हम लोगों ने काफी उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं CoinDCX प्लेटफॉर्म को. तो अब सुमित जी ये बताइए कि सरकार इसको रेगुलेट क्यों नहीं कर रही है? आखिर क्या चीजें सरकार को डरा रही है या फिर रोक रही है? ऐसा क्या है? देखिए, रेगुलेट तो कर ही रही है, बस नई टेक्नोलॉजी है, टाइम लगता है, समय लगता है. ठीक है. और हर नई टेक्नोलॉजी में चीज़ें बहुत फास्ट इवॉल्व होती हैं. तो सरकार तो रेगुलेशन पे काम कर रही है. बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, डेवलपमेंट्स होते हैं, डिस्कशन पेपर निकालेगी, इंडस्ट्री से कंसल्ट करेगी, फिर दुनिया में दूसरे कंट्रीज कैसे रेगुलेट कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके इंडिया में भी रेगुलेशंस आएंगे. तो बस थोड़ा समय वाली बात है. ये बात नहीं है कि होगा कि नहीं होगा रेगुलेट, अभी तक नहीं हुआ है. मतलब एक्चुअली इसमें ना बेबी स्टेप्स तो लिए हैं ना. जैसे आप इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे, वहाँ पे क्रिप्टो एसेट्स को प्रॉपरली बकायदा मेंशन किया गया है ना. आपके पास अगर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स, आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो, आप उस पर टैक्स पे कर सकते हो. तो ये सारी क्लैरिटी धीरे धीरे आती है. बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज होती हैं, नई टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसमें डे 1 से रेगुलेशन नहीं होता. AI है, अब नया है, उस पर रेगुलेशन है क्या? नहीं है, पर इवेंचुअली रेगुलेशन आएंगे. ये एग्जाम्पल काफी वैलिड है. लोग ओला उबर यूज करते हैं. जब पहले नया नया आया था तब कोई रेगुलेशन नहीं था, बट टेक्नोलॉजी है, लोगों के काम की आती है, पर धीरे धीरे उसमें इवॉल्व होते हैं. आज भी मतलब उस पर रेगुलेशंस पे काम चल रहा है. ऐसा 100% रेगुलेटेड नहीं है. ई फार्मेसी है, फार्मेसी जैसी कंपनीज, उस पर रेगुलेशन में टाइम लगता है. और उसमें क्या होता है, जब भी लगता है कि यार ये प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ गाइडलाइंस आते हैं, स्मॉल स्टेप्स लिए जाते हैं, जो कि इवेंचुअली रेगुलेशंस में तब्दील होते हैं. स्टॉक मार्केट में भी देखो, रेगुलेशंस ऐसे ही थोड़ा ना, टाइम लगा. 100 साल से ज्यादा लग गए. 1875 में BSE आया था, रेगुलेट 1956 में हुआ. उसके बाद रेगुलेशंस तो आ गया था 1956 में, लेकिन लोगों का भरोसा मुझे लगता है 2000 के बाद आना शुरू हुआ. 2000 के बाद आना चलो, उसके पहले तो सट्टा ही था ये. हाँ, देखो 1990s में कितने सारी चीजें होती थी. तो उस टाइम बड़े स्कैम हुए. बट आज देखो इक्विटी मार्केट कितना एस्टैब्लिश्ड है, कितना एस्टैब्लिश्ड है. मतलब इंडिया के कितने 160 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हैं, नॉट ए स्मॉल नंबर, बट ये ओवर टाइम हुआ है. तो सिमिलरली अब वो इतना पुराना है क्रिप्टो को, तो अभी मतलब इंडिया में तो अभी 5-6 साल से ही लोग जानना चालू किए हैं. जब से CoinDCX जैसी कंपनी उन लोग इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चालू किया, तब लोगों ने जानना चालू किया है. तो रेगुलेशन आने में समय लगता है, बट ये काफी क्लियर है. एटलीस्ट अगर आप इंटरव्यूज में देखेंगे, और पूछे भी जाते हैं सरकार से सवाल कि रेगुलेशन का क्या सोच रहे हो. US जैसी कंट्रीज में तो मतलब US में ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है वो तो बोल रहे हैं कि हमें तो अमेरिका को लीडर बनाना है. तो इंडिया हाँ, क्रिप्टो में आपने नहीं देखो सुना? ये नहीं, ये नहीं सुना मैंने. ट्रम्प जी बोलते हैं कि अमेरिका को वो चाहते हैं कि अमेरिका क्रिप्टो में लीडर बने, वर्ल्ड लीडर बने. तो वो नेशनल प्रायोरिटी है उनकी, नेशनल प्रायोरिटी है. आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मैं काफी टाइम से, जब इलेक्शन नहीं हुआ तो तब से उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है, बिटकॉइन में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी.
ठीक है। बिटकॉइन में। तो जब ऐसे मूवमेंट होंगे तो ये तो होना ही है रेगुलेट। और ऐसा क्यों क्रिप्टो को क्यों नेशनल लेवल पे देखा जा रहा है, क्या खास है इसमें? देखिए नई टेक्नोलॉजी है हाँ। और लोगों को सी बिटकॉइन पे यूएस में 35% अडॉप्शन है, मतलब 35 और 40% ऑफ यूएस पॉपुलेशन होल्ड्स बिटकॉइन। ठीक है, इतना ज्यादा पेनिट्रेशन है। इंडिया में कितना है? इंडिया में काफी कम है। Less इंडिया than में आपको 0.5%? बताता हूँ कैलकुलेशन, टोटल जितना मेरा अनुमान है इंडिया में लगभग 3 से 4 करोड़ लोग होंगे जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया होगा आज तक। अपन 4 करोड़ मान के चलते हैं, तो मतलब 50% कॉइनडीसीज के पास है। और इसमें बहुत सारे यूजर्स हैं जिनके पास 2-3 जगह अकाउंट होता है, उसको आप हटा दें तो आपको लगभग 3-3.5 से 4 करोड़ के आसपास का नंबर आएगा। तो ये लगभग 3% पॉपुलेशन मान लो आप, 2.5-3% पॉपुलेशन इंडिया का जो अभी क्रिप्टो में आया है। बट ये नंबर काफी तेजी से बढ़ रहा है। काफी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब स्टॉक मार्केट को जितना टाइम लगा आप देखेंगे 160 मिलियन डीमैट अकाउंट, उसमें यूनिक डीमैट अकाउंट्स एक्चुअली 100, 110, 120 टाइप्स कुछ होंगे, राइट। उसके मामले में देखें आप, क्रिप्टो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है बिकॉज ग्लोबल इस पे काफी ग्रोथ है, ग्लोबली काफी लोग बात कर रहे हैं। और ये ऐसी चीज है जो कि ना बहुत सारी एसेट क्लासेस डिफरेंट है, तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड होता है। अगर कुछ जो नॉर्मल फिएट करेंसी होती है ना, उसमें सप्लाई लिमिटेड नहीं होती है, उसमें अनलिमिटेड सप्लाई होती है, आप प्रिंट कर सकते हो, इन्फ्लेशन होता है, मल्टीपल डायनेमिक्स हैं। तो ये चीज ऐसी है बिटकॉइन जो कि यार जिसकी सप्लाई 21 मिलियन ही है, ठीक है, तो लोगों की वैल्यू जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। अगर आप वैल्यू ऑफ फिएट करेंसीज देखेंगे ओवर लास्ट 200 ईयर्स, राइट, वो डाउनवर्ड ट्रेंड ही है। ये इसको एक्सप्लेन कीजिए, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है इसका। एग्जांपल, परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर 100 ईयर्स बैक वर्सेस 50 ईयर्स बैक वर्सेस 10 ईयर्स बैक वर्सेस टुडे, अगर आप उसको प्लॉट करेंगे ओवर टाइम तो नीचे ग्राफ आएगा। ओके, मतलब डॉलर कम परचेज कर पा रहे हैं लोग? नहीं, डॉलर से आप क्या, $1 से आप क्या खरीद सकते हो? ओके, राइट, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज मल्टीपल थिंग्स, तो आपकी वैल्यू प्रोटेक्टेड नहीं रही ना। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पहले था 10 साल पहले, और आज 10 लाख रुपए है, उसकी वैल्यू बराबर तो नहीं है, नहीं हो सकती है ना। 10 लाख में पहले जो खरीद सकते थे आज, अब हो सकता है उसके लिए मुझे 20 लाख देना पड़े, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन क्या चीज है। ये एक फिएट है। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। गोल्ड एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, जो मेरे पापा जी या दादा वगैरह पुराने जमाने के लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, ताकि विच इज स्टोर ऑफ वैल्यू, कि मैं अपनी वैल्यू जो है वो गोल्ड में स्टोर करूंगा, ठीक है। क्योंकि गोल्ड का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो पिछले 30 साल 50 साल में बढ़ा है, बढ़ा है। तो बिटकॉइन को लोग डिजिटल गोल्ड की तरह मानते हैं, कि गोल्ड का एक नया डिजिटल वर्जन ऑफ गोल्ड है, बिकॉज गोल्ड की सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं बिटकॉइन उसको फॉलो करता है, इनफैक्ट बेटर है उससे। तो बिटकॉइन में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, राइट, ब्लैक रॉक जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, ETF निकला है बाय द वे, बिटकॉइन ETF निकला है, आपने सुना होगा। तो इसलिए निकल रहा है बिकॉज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चाहिए कि यार हमें अपना पैसा US डॉलर में पार्क नहीं करना, हमें बिटकॉइन में पार्क करना है, हमें गोल्ड में पार्क करना है, ताकि क्योंकि वो ज्यादा बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू है, जहां पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके, ठीक है, इसको ओवर टाइम बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज सप्लाई लिमिटेड है इनकी। और बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन वो इनक्रिप्टेड है, मतलब कल को आप और मैं या कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। और इसका किसी एक कंट्री से लेना देना नहीं है। तो नॉर्मल इंडियन रुपीज है, US डॉलर्स है, ये कंट्री स्पेसिफिक करेंसीज हैं, इसमें इन्फ्लेशन होता है और अलग अलग चीजें, डायनेमिक्स होते हैं, है ना। कभी करेंसी नहीं भी चलती किसी देश की, राइट। बट ये जो चीजें हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, इंडिपेंडेंट ऑफ वन कंट्री या वन नेशन है, इसलिए ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी अच्छा है। कि कल को अगर मैं किसी कंट्री में हूँ या मैं US डॉलर में रखता हूँ, तो मुझे इसमें भी थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए बिटकॉइन में। तो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रखना चाह रहे हैं, मार्केट की डिमांड है, तो गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करना पड़ेगा। पोटेंशियल वाइज US गवर्नमेंट को लगता है कि ये टेक्नोलॉजी काफी बड़ी होगी, राइट। Web3 जो बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट है। तो जैसे इंटरनेट आया था, अब इंटरनेट जब नया था तब इंडिया ने थोड़ा लेट अडॉप्ट किया, बट जितनी बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनीज आप देखते हो, फेसबुक देख लो, काफी बड़ी कंपनी है, गूगल, Amazon, ऑल ऑफ दीज आर लार्ज इंटरनेट कंपनीज। ये सारी US से आई दुनिया की टॉप 10 जो बड़ी कंपनियां हैं वो इंटरनेट कंपनीज है। इंटरनेट कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी, 30 साल। हाँ, गूगल जो इतनी बड़ी कंपनी है, 30 साल पहले तो वो आई थी कंपनी, 30 साल के अंदर आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में आ चुके हो। फेसबुक, ये सब इंटरनेट पर बड़ी कंपनीज बनी है। तो अब लोगों का थीसिस ये है कि अब जो बड़ी कंपनीज बनेंगी वो Web3 के ऊपर कंपनीज बनेगी। तो US चाहता है कि इस टेक्नोलॉजी में हम बड़ी बड़ी कंपनीज निकालें, इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर ना करें, इसलिए US इसको नेशनल प्रायोरिटी बनाता है, इसलिए बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट के तौर पे उसको देखता है।
तो ये सारी चीजें काफी पावरफुल है हम्म, और जो आम इंसान को नहीं देखने पड़ता होगा न्यूज में, बट चूंकि मैं इसमें इतने साल से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे ऑल ऑफ दीज आर वेरी बुलिश इंडिकेटर्स कि यार बिटकॉइन तो मतलब इवेंचुअली बहुत बड़ा होगा। ओके, आज $2 ट्रिलियन का एसेट क्लास है, गोल्ड $17 ट्रिलियन का एसेट क्लास है। हम्म, आने वाले 10-15 सालों में ये काफी गोल्ड के नजदीक आ सकता है, हम्म, बिकॉज इंटरेस्ट इंसान, रिटेल इन्वेस्टर्स का, इंस्टीट्यूशन का, सबका बिटकॉइन की तरफ काफी ज्यादा है, बिकॉज ये किसी एक कंट्री पे मतलब जियोपॉलिटिकली भी काफी इंसुलेटेड है, तो काफी प्रोटेक्शन देता है आपके पैसे को स्टोर करने में। इसलिए बोलता हूँ कि किसी इन्वेस्टर को अगर उसके पास $100 इन्वेस्ट करने के लिए है तो थोड़ा बहुत बिटकॉइन में, बिकॉज बहुत सारे क्रिप्टो हैं और सारे अच्छे नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ, मैक्सिमम अच्छे नहीं है, मैक्सिमम अच्छे नहीं है, पर जैसे ब्लू चिप होता है ना, तो बिटकॉइन इज द ब्लू चिप क्रिप्टो, सबसे ऊपर है, सबसे लंबी हिस्ट्री है, सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा एक्सपोजर तो बनता है। लेकिन ग्रोथ के मामले में ब्लू चिप जैसा ग्रोथ नहीं है इसका, स्मॉल कैप जैसा ग्रोथ है, एकदम से भागा। देखिए अगर आप देखेंगे ना पिछले 10 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास, अगर आप बिटकॉइन का रिटर्न देखेंगे ना, तो वन ऑफ द बेस्ट निकल के आएगा, मोर देन एनी अदर मार्केट, मोर देन एनी अदर इंडेक्स। अब चूंकि ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, अगर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क कम थोड़े ना होगा, रिस्क भी तो ज्यादा ही होगा, तो रिटर्न तभी तो ज्यादा मिल रहा है। जब आपकी रिस्क कम हो जाएगी, जब इतना भागेगा नहीं, तब आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में ये नहीं कि 70% बिटकॉइन में लगा दिया, नहीं, उतना ताकि आपका एग्रीगेट पोर्टफोलियो में आप 10% से 12% लेके जाओ, ठीक है, और फिर वो कंपाउंड में तो वही तो मैजिक होता है। तो आपका काम 10 से 12 करना है, 10 से 50 नहीं करना, ठीक है ना। तो 10 से 12 करने के लिए आपको थोड़ा बहुत एलोकेशन आपको हेल्प करेगा वो करने में। तो आप जो अब बात कर रहे हैं वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं, एकदम से भागा, एकदम से गिरा, ये वॉलेटिलिटी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है या बुरा है? क्योंकि कुछ ट्रेडर्स के लिए देखा जाए तो जब मार्केट ऊपर भागता है एकदम से बहुत पैसा बना लिया, लेकिन उसी स्पीड से जब गिरा तो एकदम से बहुत पैसा गवा दिया। अच्छा है या बुरा है ये? तो दो पार्ट में कवर करते हैं। पहला आपने वॉलेटिलिटी की बात की, तो मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स बताता हूँ। ऑफ कोर्स बिटकॉइन एंड क्रिप्टो वॉलेटाइल है ना, स्टॉक मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है, तभी रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। बट अगर आप देखेंगे जब नया था, क्योंकि मैं इसको 8 साल से देख रहा हूँ, 8 साल से मैं फुल टाइम इस मार्केट को काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 8 साल पहले जो वॉलेटिलिटी वो कहीं भी ज्यादा थी, मतलब वो 3 डिजिट परसेंटेज में थी एनुअल वॉलेटिलिटी, राइट। अब कम हुई है? अभी बहुत कम हुई है। क्यों? वॉल्यूम तो बढ़ा होगा ना, नहीं तो ज्यादा जैसे आप देखेंगे ना, कोई मार्केट, कोई एसेट क्लास होती है, जितनी बड़ी एसेट क्लास बनती जाती है वैसे वैसे उसकी वॉलेटिलिटी कम होती है। ठीक है, गोल्ड अब अगर $17 ट्रिलियन का एसेट क्लास है, तो आपको $1 बिलियन से आप उसको हिला नहीं सकते, ऊपर नीचे नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा एसेट क्लास है। बट अगर $1 बिलियन का मैच्योर हो गया, वो मैच्योर हो गया है, इतना ज्यादा, फॉरेक्स है, फॉरेक्स इतना बड़ा एसेट क्लास है, इतना वैल्यू उसके अंदर होता है कि छोटा अमाउंट उसको हिला नहीं सकता। क्रिप्टो जब छोटा था तब दो मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से वो वॉलेटाइल होता था, क्योंकि पैसा कम था वहां पे। अब वो मतलब बहुत बड़ा एसेट क्लास हो गया है, तो आप ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी जैसे जैसे एसेट क्लास बड़ा होता है, मैच्योर होता है, कम होती जाती है। तो अभी जैसे अगर आप देखेंगे एनुअल वॉलेटिलिटी लगभग बिटकॉइन की 40-45% चलती है। ठीक है, यूएस स्टॉक मार्केट 40% ये गिरता है, 40% एनुअली, मतलब ये वॉलेटिलिटी अगर आप देखेंगे ना ठीक एनुअल वॉलेटिलिटी मेजर, तो 40-45% आती है। ठीक है, यूएस स्टॉक मार्केट का अगर आप देखेंगे, ग्लोबल जो यूएस मार्केट का देखेंगे, तो वो 10-12% के आसपास आता है। ठीक है, इंडिया मार्केट का आप देखेंगे तो 15 से 20% के आसपास वेरी करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट की वॉलेटिलिटी लगभग 3 गुना ज्यादा है, लगभग। बट मुझे लगता है वो ट्रेडर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेडर को, उसको तो अब मार्केट फ्लैट रहेगा तो वो क्या करेगा, बैठा रहेगा कैपिटल पे, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज अगर किसी को रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से आता है, कोई ट्रेडर है और उसको समझ में आता है, वॉलेटिलिटी तो उसका फ्रेंड होता है, मतलब कि यार वॉलेटिलिटी को अगर मैं सही तरीके से एक्साइट करता है उसको, अगर वो सही तरीके से समझना जानता है, सही तरीके से लेवरेज करना जानता है, तो उसके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनी अच्छी बना सकता है। बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल होगा तभी तो वो उसकी ट्रेड लेगा, तभी तो ट्रेड कटेंगी, तभी तो स्क्वायर ऑफ होंगी पोजीशंस। फ्लैट मार्केट में तो इतना नहीं होता, राइट। तो मुझे लगता है वॉलेटिलिटी इज नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग इनिशियली, बट द रियलिटी इज कि ओवर टाइम आने वाले 3 सालों में वॉलेटिलिटी और कम होगी, आने वाले 10 सालों में वॉलेटिलिटी और भी ज्यादा कम होती जाएगी। तो इसका जो रिवॉर्ड है या रिटर्न्स, पोटेंशियल रिटर्न्स है, वो भी कम होते जाएंगे, और फिर इवेंचुअली जैसे स्टॉक मार्केट भागता है वैसे क्रिप्टो भी भागेगा। मार्केट तो कन्वर्ज होगा एक टाइम पे, और ये बिल्कुल होना जरूरी है। अभी भी जैसे आप देखेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो का काफी सिमिलर पैटर्न होता है। अगर मान लो फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, राइट, तो मार्केट क्रैश करते हैं, स्टॉक मार्केट भी क्रैश करता है, क्रिप्टो भी करता है। क्रिप्टो एक्चुअली पहले रिस्पॉन्ड करता है, बिकॉज 24/7 ग्लोबल मार्केट है,
हाँ, स्टॉक मार्केट में रात में नहीं करेगा, बंद स्टॉक है। मार्केट में जब तक आप ट्रेड लोगे तब तक तो मार्केट नीचे आ चुका। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें आम इंसान के पास बिकॉज इन्फॉर्मेशन कॉमन है। मैं क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग इसलिए पसंद करता हूँ, मतलब मैं ऐसे कोई बहुत ट्रेडर नहीं हूँ, बट जितने ट्रेडर से मैं बात करता हूँ उनको पसंद इसलिए आता है कि यार उसमें ना ऐसा नहीं है कि मेरे पास कम इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास मैं डिसएडवांटेज में हूँ। स्टॉक मार्केट में इंस्टीट्यूशन उनके पास ज्यादा एडवांटेज होता है, ज्यादा लेवरेज होता है। बड़े बड़े धुरंधर लोग एल्गोरिथम्स लेके बैठे हैं, सिस्टम्स बना के बैठे हैं, अलग अलग सर्वर जगह डिप्लॉय कर रखे हैं, और इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज है। इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज मतलब ऐसी कोई चीज आपको पता है जो मुझे नहीं पता, ठीक है ना, और वहीं पे खेल होता है, वहीं पे रिटर्न्स होते हैं। बट क्रिप्टो में क्या है ना, सारा ब्लॉकचेन पे है, ठीक है। तो हर इन्फॉर्मेशन बड़ा ब्लैक रॉक को भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है, क्योंकि सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑन चेन टूल्स अवेलेबल हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि रिटेल के पास ज्यादा कमांड है, ज्यादा पावर है, और ज्यादा पोटेंशियल है प्रॉफिट करने का देन स्टॉक मार्केट। क्योंकि स्टॉक मार्केट डिकेड्स मतलब इतने साल हो गए, अब पता है कि हाँ मतलब, और आपने देखा होगा कि यार सारा वेल्थ वगैरह शिफ्ट होता है टॉप ऑफ द टॉप लोगों के पास, बिकॉज उन्होंने अपना सब बना रखा है, एल्गोरिथम्स बना रखी हैं, स्ट्रेटजीज बना रखी हैं, और आम इंसान खेलता रहता है, और पर अल्टीमेटली पैसा वहां जाता है ऊपर। अच्छी बात नहीं है, आम इंसान के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरे को लगता है कि क्रिप्टो में एटलीस्ट ये बेनिफिट है कि यार सब लेवल प्लेइंग फील्ड है, सब बराबर है, इन्फॉर्मेशन सबके पास बिल्कुल उतनी ही है जितनी किसी और के पास है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम नहीं है, क्योंकि ओपन मार्केट है, ब्लॉकचेन पे है, और किसी को प्रेफर्ड ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, 24/7 है। ऐसा नहीं कि मार्केट खुलेगा, लोअर सर्किट मारा, तब तक तो मतलब नुकसान हो गया, ये तो इमीडिएटली रिएक्ट करता है ना। तो ये सब फायदे हैं। तो अगर आप डेटा पॉइंट देखेंगे तो मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बताता हूँ। कहीं मैंने पढ़ा था कि स्टॉक मार्केट में 92-93% लोग पैसा लूज करते हैं। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने देखा यार अपने प्लेटफॉर्म पे देखा जाए कि क्या होता है, तो मैंने देखा ये सेम नंबर जो 93 है वो 46% निकल के आता है। 46% लोग पैसा लॉस करते हैं, मतलब 54% लोग पैसा बना रहे हैं। ये ट्रेडर्स की हमारे प्लेटफॉर्म की बता रहा हूँ, CoinDCX पे, बाकी प्लेटफॉर्म को पता नहीं है, बिकॉज मुझे वो इन्फॉर्मेशन, मैं डेटा एनालाइज करता हूँ, और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यार जितना लोगों को प्रॉफिट होगा उतना लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे रुकेंगे, जितना प्लेटफॉर्म पे रुकेंगे उतना हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये डेटा पॉइंट मैं देखता हूँ तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, बिकॉज ये डेमोक्रेटिक एसेट क्लास है ना, डेमोक्रेटिक एसेट क्लास है, बहुत ट्रांसपेरेंट एसेट क्लास है, इसमें आम रिटेल के लिए ट्रेड करना ज्यादा बेनिफिशियल है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ देम मेकिंग रिटर्न्स, बिकॉज आप किसी धुरंधर के अगेंस्ट नहीं ट्रेड कर रहे हो, आप आम और ग्लोबल है, और चूंकि ऐसा होता है ना, कोई भी चीज नई होती है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब क्रिप्टो मार्केट में भी आने वाले 15 साल बाद तो लोग आ जाएंगे, बड़े बड़े एल्गो ट्रेडर्स आ जाएंगे, बड़े बड़े फंड्स आ जाएंगे, अभी वो सब नहीं है। तो ट्रेडर के लिए काफी एक्साइटिंग हो सकता है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें पोकर की हिस्ट्री बताई थी, ठीक है। तो जब पोकर नया नया आया था तो उस टाइम पे हर कोई ऐसे टॉप पोकर प्लेयर्स नहीं थे, तो फिर सब पैसा बनाते थे। पर अब गेम में ऐसा है कि सारे लोग पता है कि हाँ ये टॉप 1% है, तो वो तो हमेशा जीतेंगे ना, क्योंकि सब लोगों ने अब एक्सपीरियंस कर लिया है। सेम स्टॉक मार्केट में हो चुका है। स्टॉक मार्केट में अब पता है कि हाँ ये लोगों के पास, इनको सारे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड पता है, इनको पता है कि यार ये लोग बिहेवियर ऐसा होता है, ये स्ट्रैटेजी चलती हैं। तो इसलिए आप देखेंगे सारा जो अल्टीमेटली है तो जीरो सम गेम, राइट। वेल्थ शिफ्ट होता है उन लोगों के पास जिनके पास ज्यादा लेवरेज है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ज्यादा प्रिविलेज्ड एक्सेस अवेलेबल है, ज्यादा टूल्स अवेलेबल है, ज्यादा जल्दी करोड़ों रुपए के टूल्स आते हैं वो अवेलेबल है। अब वो आम इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज हो गया, तो सेंस नहीं बनता। बट क्रिप्टो में क्या है, द बेनिफिट इज कि ऐसी कोई टूल नहीं चाहिए, सब ओपन सोर्स है। तो ऐसी कोई चीज आपको अगर देखनी है तो सब आपको बिना पैसे दिए ऑनलाइन आप देख सकते हो। कॉइन मार्केट कैप है, उसमें आपको हर कॉइन का पूरा डेटा मिलता है। टोकन टर्मिनल है, उसमें आपको और टोकन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। डेक्स स्क्रीनर है, नए नए टोकन्स, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स बना रखे हैं जो आप गूगल सर्च करेंगे, एआई से पूछेंगे, ChatGPT से पूछेंगे, बता देगा आपको, है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक और खास बात बताऊं, स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना कि, और अगेन स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, बट चूंकि क्रिप्टो मार्केट नया है, इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है आम इंसान के लिए। स्टॉक मार्केट में कंपनीज पब्लिक होती हैं, तब आम इंसान को मौका मिलता है। तब तक तो इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, सीड राउंड हो गया, सीरीज भी हो गया, कंपनी बन गई $1 बिलियन की, तब इंसान आ रहा है। क्रिप्टो में उल्टा होता है, क्रिप्टो में आम इंसान पहले आता है, तो आपको जो फ्यूचर में अमेज़न बनेगा, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करने का मौका आज मिल रहा है। तो ये ग्राउंड अप मूवमेंट है, ग्राउंड अप चलता है क्रिप्टो, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये सारे जो नुआंसेस होते हैं, इसमें मेरे को लगता है कि अगर कोई इसको अच्छे से अपने
फायदे में अपनी स्ट्रैटेजीज में यूज करेगा हम्म, तो काफी फायदा ले सकता है। इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हाँ मतलब बस ट्रेड मार दिया, सट्टा लगा दिया, हम्म, ऊपर जाएगा तो ऊपर फायदा, नीचे आएगा तो कुछ भी, मतलब वो तरीके से नहीं देखना चाहिए। ठीक है। देयर इज अ साइंस टू इट, हम्म, और अगर आप वो साइंस समझते हो हम्म। तो आप काफी अच्छा कर सकते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी। तो क्या यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए वही सारे इंडिकेटर्स, वही सारे हाँ हाँ बिल्कुल, टेक्निकल्स वही काम आते हैं? MACD होता है, वही RSI होता है, वही बॉलिंजर बैंड्स होते हैं, वो हम्म, सेम टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ चलते हैं। कितने ट्रेडर्स हैं हम्म, जो कि टीए करके क्रिप्टो हम्म, में ट्रेडिंग कराते हैं। अब अगेन मैं कमेंट नहीं करूंगा उसमें कितना रिलायबिलिटी होती है, कितना सही चलता है, कितना नहीं हम्म, चलता है, वो डिपेंड करता है स्किल सेट पे। हम्म। बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग सारी चीजें